हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन इंटेलिजेंट एकेडमी। आज हम जो एक चैप्टर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक्स। जैसा कि हम सबको पता है कि बैंक जो है आज की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन है और हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की कल्पना बैंक के बिना नहीं कर सकते हैं। और जो आज हम बैंकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो होगा आज की जो मॉडर्न बैंकिंग है उसके बारे में। लेकिन मॉडर्न बैंकिंग में जाने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आज जो हमें बैंक दिख रहे हैं उससे पहले भी जो पुरानी सभ्यताएं थी उनमें भी कोई ना कोई रूप से बैंकिंग प्रणाली मौजूद थी। जैसे भारत में साहूकार, श्रॉफ, महाजन, शेट्टी, चेटियार, इस तरह की जो थी वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे मानवीय सभ्यता बढ़ी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हम चाहे उसको आज कुछ भी नाम कह दें या जूने ज़माने में कोई भी नाम कह दें, बैंकिंग एक्टिविटी कोई ना कोई रूप में मौजूद थी। लेकिन आज हम जो इंट्रोडक्शन करेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा आधुनिक बैंकिंग का। जो आज हम बैंकिंग प्रणाली देख रहे हैं उसके रूट्स कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले देखिए, ओल्ड जो जर्मन थे उनमें एक शब्द था बैंक, और इसी बैंक का मतलब होता है बेंच या काउंटर, है ना। और यहीं से इटालियन वर्ड आया बैंका, जिसका मतलब होता है टेबल। अब यहाँ ये दोनों वर्ड से फ्रेंच वर्ड आया बैंक्वे, और इन्हीं से जाके इंग्लिश में वर्ड आया बैंक। क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो फ्रेंच, लैटिन और जो रोमन, इन सब भाषाओं का, स्पेनिश, इन सब भाषाओं से मिलकर अंग्रेजी भाषा बनी है। तो ये जो वर्ड है बैंक, बैंके, बैंक, इनसे वर्ड आया बैंक। और इसके रूट्स जाते हैं हमारे वेनिस से। क्योंकि पुराने ज़माने में जो यूरोप का वेनिस था वो बहुत बड़ा एक व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था। तो वेनिस में जो वहाँ के लोग थे, जो व्यापारी थे, वो बैंका या बेंचो, इनके ऊपर बैठ के रुपए का लेन देन करते थे। क्योंकि जब बंदरगाह था तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे माल आता भी होगा, माल जाता भी होगा, और इस कारण से माल की खरीदी या बिक्री, इसके लिए जो पैसे का लेन देन होता था वो बेंचों पर बैठ के किया जाता था। और इन्हीं से जो वर्ड है आज का हम ये बैंक वर्ड जो है वहाँ से आया। और लोग चूंकि पैसा एक दूसरे के भरोसे पर देते थे, एक दूसरे के विश्वास पर देते थे, इसीलिए बैंक शब्द का एक दूसरा अर्थ ये भी आता है भरोसा। यानी कि बैंक यानी कि जहाँ रुपए का लेन देन हो, किससे? भरोसे के आधार पर। तो ये एक बैंक शब्द की इसकी पृष्ठभूमि है। तो अगर हम आज बैंक की डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो बहुत स्पष्ट परिभाषा है कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, परमिशन मिला हुआ है, किस चीज़ के लिए? लोगों से डिपॉजिट लेने की, लोगों से पैसा लेने की, डिपॉजिट, जमाबंदी लेने की, और उस जमाबंदी से लोन देने की। यानी कि बैंक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों से पैसा ले और उसी पैसे से लोगों को लोन दे। यानी डिपॉजिट और लोन एक बैंक होने के लिए एक प्राइमरी कंडीशन है, एक एसेंशियल कंडीशन है कि बैंक वही माना जाएगा जो लोगों से डिपॉजिट ले और लोगों को पैसा उस डिपॉजिट से लोगों को लोन दे। फिर बैंकों का जैसे जैसे विकास हुआ, सिविलाइजेशन बढ़ी, तो बैंकों की और फाइनेंशियल जो सर्विसेज बढ़ी, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट आजकल के बैंक करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं। हमें मान लीजिए फॉरेन ट्रेड करना है, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हम बाहर की कंट्री से कुछ माल मंगवा रहे हैं,
तो हम उसका पेमेंट उनकी करेंसी में हमको करना पड़ेगा, तो वो करेंसी एक्सचेंज बैंक करता है। बैंक का एक कस्टोडियन जॉब हो जाता है सेफ डिपॉजिट का, जो लॉकर सर्विस होती है। जैसे जैसे खतरा बढ़ा वैसे वैसे बैंकों में लोग अपना गहना है, मूल्यवान चीज़ें रखने लगे, तो ये भी बैंकों का काम हो गया। उसके बाद बैंकें जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी वैसे रिटेल बैंकिंग आए, कॉमर्शियल बैंक आए, कोऑपरेटिव बैंक्स आए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने काम किया, और आजकल के बैंक इंश्योरेंस का काम भी कर रहे हैं। तो यानी कि बैंक की जो प्राइमरी डेफिनेशन क्या हुई, डिपॉजिट लेना और उसमें से लोन देना। उसके बाद में ये सब बैंकों की फाइनेंशियली सेकेंडरी सर्विसेज हैं। ये एक आज के जो आधुनिक बैंक है उसका काम है। अब हम देखते हैं कि भारत में बैंकिंग हिस्ट्री क्या है। हमने ये देखा कि 13वीं शताब्दी में वेनिस में ये बैंक यूरोप से प्रारंभ हुए, और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का यूरोप से समुद्री रास्ता खोजा। देखिए, ये एक परसेप्शन बोलते हैं ना, भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। उसने कोई भारत की खोज नहीं की, वास्को डी गामा ने खाली यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता खोजा। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस जमाने में और आज भी जो हमें बल्क में, जो बड़ी क्वांटिटी में माल का आवागमन करना होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। और प्रत्येक देश के बंदरगाह उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुर्तगाल से वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा, और वो यूरोप से निकला, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट घूम के वो भारत के केरला में कालीकट तट पे वास्को डी गामा आए। तो ये यहाँ पे जान रखिए, भारत में सबसे पहले यूरोपियन प्रजा कौन सी आई, पुर्तगीज आए, उसके बाद में डच आए, फिर ब्रिटिश आए, और फिर फ्रांसीसी लोग आए, और वो भारत में व्यापार करने के लिए आते गए। अब जब ये यूरोपियन प्रजा आ गई तो यूरोपियन प्रजा अपने साथ में उनकी बैंकिंग प्रणाली भी लेके आई, और वो बैंकिंग प्रणाली का जो हमें पता चलता है कि जो आज के हमें मॉडर्न बैंक दिखते हैं, उनका सबसे पहला बैंक जो अध्ययनों से मिलता है वो बैंक बना द मद्रास बैंक। कहाँ बना, 1683 में, और इसको फॉलोड बाय बैंक ऑफ बॉम्बे, वो कब बना, 1720 में। लेकिन अभी तक भी ऑफिशियली जो बोला जाता है भारत का पहला बैंक, वो पहला बैंक बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। देखिए, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ मद्रास, द मद्रास बैंक, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में बना। लेकिन ऑफिशियली जो बैंक अभी तक हमारे अवेलेबल हैं, क्योंकि ये रिसर्च करने से ये चीज़ें बाहर आई हैं, वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसलिए कभी अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन नहीं हो तो आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान को मार्क कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च होते हैं, बाहर का अध्ययन और बढ़ता है, तो नई नई चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। और ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया एक डच कंपनी थी, अलेक्जेंड्रा ब्रदर्स। एक डच कंपनी थी अलेक्जेंडर ब्रदर्स। तो अलेक्जेंड्रा ब्रदर्स ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की थी। यानी कि भारत में जो आज बैंकिंग है वो किसकी आभारी है, यूरोपियन प्रजा की आभारी है, यूरोपियन कंपनीज की आभारी है, और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो यूरोपियन ही है। ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन ऑपरेशन, क्योंकि जो सबसे पुराना बैंक है भारत का और जो आज भी ऑपरेटिव है वो है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सब क्या बोलते हैं, SBI। हम आगे देखेंगे कि इसके रूट्स कहाँ पे जाके मिलते हैं, क्योंकि ये 1806 यानी आज से लगभग 217 साल पहले इस बैंक की स्थापना की गई थी। अब हम स्टेट बैंक का जो रूट्स है वो देखते हैं। प्रेसिडेंसी बैंक, जब ब्रिटिश के लोग भारत में आए और उन्होंने भारत में जब रूल करना शुरू किया, आपको ये सब पता है कि 1757 में पलासी का जो वार हुआ था, पलासी के वार के बाद में ब्रिटिशर्स बंगाल के रास्ते उन्होंने भारत पे रूल करना शुरू किया, और यहीं से आगे जाकर उन्होंने उस वक्त भारत में जो है वो 3 तरह की प्रेसिडेंसियों की स्थापना की, जिनको आज हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के रीजनल हेड्स थे या रीजनल सेंटर्स थे। एक प्रेसिडेंसी थी जिसको कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी, और बंगाल प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में। दूसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास, और मद्रास प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ, मद्रास में जो आज तमिलनाडु की राजधानी और आवाज जिसको हम चेन्नई कहते हैं। और तीसरी प्रेसिडेंसी उन्होंने बनाई बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं। और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों शहर जो है वो अंग्रेजों के डेवलप किए हुए हैं, और अंग्रेजों ने ये तीनों भारत के जो समुद्री किनारे हैं, कलकत्ता ईस्टर्न, मद्रास आपका सदर्न और बॉम्बे आपका वेस्टर्न, यानी तीनों दिशाओं पे अंग्रेजों ने व्यापार के लिए अपने अपने केंद्र स्थापित कर दिए, वहाँ अपनी सेना रखी और इनको बोला प्रेसिडेंसी। तो इन्हीं प्रेसिडेंसी में सबसे पहले बैंक बना बैंक ऑफ कलकत्ता। कब बना, 1806 में। 1806 में बैंक बना बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता भी कहते थे। और इसी का नाम चेंज करके 1809 में नाम दिया बैंक ऑफ बंगाल, यानी 1806 में जो बैंक बना बैंक ऑफ कलकत्ता, इसका नाम दे दिया बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद में 1840 में बना बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे बोलो कि बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में बैंक बना बैंक ऑफ मद्रास, यानी कि प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ मद्रास। और ये तीनों बैंक स्थापित किए गए और वो उस वक्त भारत के सबसे बड़े बैंक थे। यहाँ ये ध्यान रखना, जो बैंक ऑफ मद्रास है, इसमें आपको मालूम है तो मद्रास बैंक जो है, हमने बोला था कि जो सबसे पहला बैंक बना 1683 में, वो मद्रास बैंक भी इस बैंक में मर्ज हो गया, बैंक ऑफ मद्रास में। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक अपना अपना काम करते रहे। और इन तीनों बैंकों को रीऑर्गेनाइज्ड किया और इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाकर 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, उसका नाम बदल के 1809 में हुआ बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ मैड्रास, 1921 में बैंक बना दिया, इन तीनों को मिला के मर्ज कर दिया। जैसा कि आज हम मर्ज देखते हैं ना कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक मिल गए, उसी तरह इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बना दिया गया जिसका नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना, 1921 में। और इसी बैंक को 1955 में मिला के बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज हम जिसको
SBI कहते हैं। यानी कि भारत का सबसे पुराना बैंक जो आज भी काम कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम देखें तो 1806 से आज तक वो काम कर रहा है, यानी 117 साल हो गए हैं। वो आज भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है और सबसे पुराना बैंक भी है। अब हम थोड़ा सा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को समझ लेते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जब स्थापित हुआ था तो भारत का सबसे बड़ा बैंक था वो, क्योंकि 3 बैंकों को मिलके बना था और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो थी वो एक तरह से भागीदार थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही उसको मिला के एक बैंक बनाया था। तो जब वो बना था तो वो भारत का सेंट्रल बैंक, यानी सब बैंकों के ऊपर उन बैंकों को कंट्रोल करने वाला उस तरह का बैंक वो बन गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अपनी करेंसी भी इशू करता था, तो एक तरह से सेंट्रल बैंक था भारत का उस टाइम। इसलिए कभी क्वेश्चन आए कि रिजर्व बैंक से पहले भारत में सेंट्रल बैंक का काम कौन सा बैंक करता था, तो आपका आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो हमने देखा 1921 में बना, लेकिन इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे? J.M. केन्स। J.M. केन्स, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन? J.M. केन्स। इसमें शेयर कैसे थे? 80% प्राइवेट और 20% स्टेट। स्टेट का मतलब हुआ उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसीलिए मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट भी जो थी उस टाइम इंटरेस्टेड थी इस बैंक के अंदर और उसको काफ़ी एम्पावर किया था कि भाई आप बैंकों को जो है वो कंट्रोल कीजिए। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? बॉम्बे। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना अंग्रेजों ने की। एक बहुत बड़ा वो बंदरगाह है बॉम्बे, ट्रेड वहाँ से बहुत होता है। तो बॉम्बे अपनी स्थापना से ही, बॉम्बे को जो आज हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, तो ये आर्थिक राजधानी का रुतबा आज़ादी के बाद नहीं मिला। आज़ादी से पहले भी मुंबई जो थी, आज की मुंबई, उस टाइम की बॉम्बे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल थी और बैंकों का हेडक्वार्टर ज़्यादातर का बॉम्बे में ही होता था। और इसी बैंक को 1955 में क्या कर दिया हमने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया। इन तीनों बैंकों से जो इंपीरियल बैंक बनी वही 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो बद्रीदास गोयनका। यानी कि एक इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? बद्रीदास गोयनका, जो बने थे 1933 में। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन कि कौन कौन से बैंक को मिला के मर्ज किया, वो कब बना, उनके फाउंडर कौन थे, कौन सा बैंक जो है स्टेट बैंक, कौन से बैंक को नाम चेंज करके बनाया गया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंडियन या भारतीय चेयरमैन कौन थे, और क्या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अपनी करेंसी इशू कर सकता था, वो भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम आते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद में जो डेवलपमेंट हुए उसमें एक मेजर डेवलपमेंट आया आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना की गई और ये आरबीआई की जो स्थापना की गई उस स्थापना के पीछे, क्योंकि अब देखिए कोई भी हम चीज़ बनाते हैं नई तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं, उसकी कमेटी बनती है, उनकी रिकमेंडेशन होती है और उस रिकमेंडेशन के बाद में गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना करने के लिए भी, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी,
भारतीय खुद की सरकार तो थी नहीं, इसलिए ब्रिटेन की सरकार ही भारत के बारे में सोचती थी। और उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। ये हिल्टन यंग इस कमीशन के चेयरमैन थे और कमीशन का ऑफिशियल नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। यानी कि अगर कभी आए कमीशन का नाम और उसमें हिल्टन यंग नाम नहीं हो तो ये याद रखना है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये कमीशन का नाम था। कमीशन के चेयरमैन कौन? हिल्टन यंग। इसलिए पॉपुलरली वो क्या नाम हो गया? हिल्टन यंग कमीशन। जैसा कि हम देखते हैं आज भी जो कोई भी कमीशन बनते हैं तो वो उसके चेयरमैन के नाम के ऊपर ही उसको बोल दिया जाता है। जैसे बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन कमेटी बनी या नरसिम्हन कमीशन बना, तो उसके कमीशन के और मेंबर भी होते हैं, लेकिन वो पॉपुलर नाम क्या होता है? नरसिम्हन कमेटी। वैसे ही हिल्टन यंग कमीशन पॉपुलरली है और ऑफिशियल नाम क्या था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1934। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934। ये जान रखिए कि कोई भी कानून पहले आता है और उसके बाद उनका काम शुरू होता है। इसलिए अगर कभी आए कि भाई आरबीआई का एक्ट कब का? 1934 का एक्ट है। और ये आरबीआई ने काम कब तक शुरू किया करना? 1 अप्रैल 1935 से, 1935 से। यानी कि आरबीआई की स्थापना 1934, आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई ने काम कब से शुरू करना किया? 1935, 1 अप्रैल 1935। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च उस समय भी हमारा, क्षमा कीजिए, फाइनेंशियल ईयर था। और इसका फर्स्ट हेडक्वार्टर था कलकत्ता। और उसके बाद 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो गया? मुंबई। और आज तक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। उस वक्त का बॉम्बे, आज का मुंबई। और आरबीआई के पास उस वक्त कैपिटल कितनी उन्होंने रखी थी? 5 करोड़ रुपया। और वो जो कैपिटल थी वो प्राइवेट में भी थी, थोड़ा गवर्नमेंट का पैसा भी था, इंडस्ट्रीज वालों का पैसा था, ब्रिटिशर्स ने पैसा लगाया था। और प्राइवेट शेयर होल्डर की कैपिटल से 5 करोड़ रुपए के उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चालू किया गया था। और ये भारत का सेंट्रल बैंक बना। और जब हम रिजर्व बैंक के काम देखेंगे तब हम देखेंगे कि इसको बैंकों का लाइसेंस देना, करेंसी छापना, गवर्नमेंट का बैंक होना, ये सब काम रिजर्व बैंक को दे दिए गए। उसको एम्पावर कर दिया गया एज ए गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक या सब बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना तो उस टाइम जो म्यांमार है, उस वक्त का बर्मा, वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। इसीलिए जो म्यांमार था उसके लिए भी उसका सेंट्रल बैंक कौन था? आरबीआई। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसने 2 देशों के सेंट्रल बैंक का काम किया? तो उसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसने टिल 1948 तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक का भी काम किया, जब तक कि उनका खुद का बैंक स्थापित नहीं हो गया। क्योंकि म्यांमार भारत से पहले ब्रिटिश से आज़ाद हो गए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा जब तक नया बैंक नहीं बनता है तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे बैंक का काम करे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टिल 1948 तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक का भी काम किया। और हमको ये पता, अगस्त 1948 में, 47 में, क्षमा कीजिए, इंडिया डिवाइड हुआ, भारत के 2 हिस्से हुए। और तो टिल 47 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक बना दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है।
अब जब भारत आज़ाद हो गया तब आज़ादी के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक जो चेंजेस आए, क्योंकि रिजर्व बैंक की सारी कैपिटल जो थी वो शेयर होल्डिंग थी और शेयर होल्डर्स में काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ ये भारत के लिए बड़ी मुश्किल बात होती, क्योंकि वो जो शेयर होल्डर थे वो भारत की आर्थिक तरक्की में मुश्किलें कर सकते थे। इसके लिए जो सरकार ने सबसे पहले काम किया वो रिजर्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया। यानी कि जो भी प्राइवेट शेयर होल्डिंग जिसके पास है उन सब से सरकार ने उनके शेयर ले लिए और उनको उनके जो भी भाव थे उस हिसाब से उनको पैसा दे दिया। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का टाइम लगा और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 100% शेयर किसका हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए रिजर्व बैंक आज पूरी तरह से भारत सरकार की बैंक है। उसका पूरा जो स्वामित्व है, 100% जो उसकी ओनरशिप है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया, क्योंकि पार्लियामेंट तो उस वक्त थी नहीं। पार्लियामेंट तो 1951 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुए उसके बाद आई, और एक ऑर्डिनेंस लाया, आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। देखिए, एक्ट पहले आया, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 काम शुरू किया 1 अप्रैल 1935। वैसे ही आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 आया और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो 100% सरकार के पास उसकी पूंजी आ गई, क्योंकि ये भारत का एक सेंट्रल बैंक था और इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए रिजर्व बैंक एज ए सेंट्रल बैंक भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, बैंकों को लाइसेंस देता है, बैंकों के ऊपर रेगुलेटर करता है। और जो भी बैंकिंग डेवलपमेंट भारत में हो रहे हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी सरकार को अपनी स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है फाइनेंशियली, उस सब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन करना भारत के इकोनॉमिक हितों के लिए बहुत ज़रूरी था। और सरकार ने सबसे पहले आज़ाद होने के बाद में ब्रिटिश दास्ता से रिजर्व बैंक को जो है वो सरकार ने अपने हाथ में लिया। अब रिजर्व बैंक के बाद हम ये देखते हैं कि भारत में जो बैंकिंग डेवलपमेंट हुआ, एक फेस हमने देख लिया जो प्रेसिडेंसी बैंक बने, प्रेसिडेंसी बैंक से इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक फेस चला। दूसरा हमने देखा कि सेंट्रल बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और वो बना। इसके अलावा भी भारत में दूसरे जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, जो दूसरे व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी समय समय पर बैंकों की स्थापना की, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बैंक बना वो था इलाहाबाद बैंक। कब स्थापित हुआ? 1865 में। इससे पहले जो भी बैंक बनते थे वो एक तरह से प्रोप्राइटरी में थे, या लोगों से लोन ले लिया, पैसा ले लिया और एक बैंक बना दिया। लेकिन उसमें कोई भी जो एक कंपनी होनी चाहिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें लोग अपना अपना शेयर लेते हैं और उससे बैंक बनता है। तो हम ये समझ सकते हैं लेमैन की भाषा में कि शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला जो पहला बैंक भारत में बना वो था इलाहाबाद बैंक। क्योंकि हमको ये पता है कि 1857 में भारत में इंडियन जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आया था और उस एक्ट के अनुसार स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा बना? इलाहाबाद बैंक। और ये इलाहाबाद बैंक जो है अभी तक भी काम कर रहा है। अब इस बैंक को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी ओल्डेस्ट फंक्शनिंग है जो जॉइंट स्टॉक बैंक में बना। दूसरा इंपॉर्टेंट बैंक 1881 में बना, अवध कॉमर्शियल बैंक।
इसकी क्या विशेषता रही कि ये जॉइंट स्टॉक बैंक तो बना ही बना, लेकिन साथ में लिमिटेड लायबिलिटीज बैंक। तो अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें से बनता है कि भारत का पहला फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटीज जॉइंट स्टॉक बैंक, तो वो होगा अवध कॉमर्शियल बैंक। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक, तो वो आएगा इलाहाबाद बैंक। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो गई। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक जो 1881 में बना, इसका हेडक्वार्टर था फैजाबाद। ये था भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जितने आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उतनी ही आपकी लायबिलिटीज है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया, भारतीयों को ये लगने लगा कि भाई अभी तक जो बैंक बन रहे हैं वो मैनेज कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। तो इसके लिए 1894 में 1894 में पंजाब के जो व्यापारी थे, और उनमें प्रमुख रूप से लाला लाजपत राय, उन्होंने लाला लाजपत राय ने एक बैंक की स्थापना की जिसमें 100% मैनेजमेंट, 100% मैनेज उसको कौन कर रहे थे, भारतीय लोग कर रहे थे। यानी कि 1894 में जो एक बैंक स्थापित हुआ पंजाब नेशनल बैंक, इसके स्थापना में कौन थे, लाला लाजपत राय, और इसमें 100% मैनेजमेंट किसका, भारतीयों का। फर्स्ट बैंक टू बी मैनेज्ड सोली बाय इंडियंस, यानी कि इस पूरे बैंक का मैनेजमेंट भारतीयों ने किया। इसलिए कभी एक क्वेश्चन आता है कौन से बैंक की स्थापना, एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने की थी, फ्रीडम फाइटर ने की थी, लाला लाजपत राय। इसका पहले हेडक्वार्टर था लाहौर में, पहली ब्रांच स्थापित हुई थी 1895 में, और भारत का जब विभाजन हो गया उसके बाद आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में या दिल्ली में। यानी आज़ादी के बाद जब लाहौर पाकिस्तान में चला गया तो ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर ला दिया गया। इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भारतीय बैंक, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो इससे जुड़ा हुआ है, या इसके पहले चेयरमैन कौन थे, या कौन सा बैंक जिसका पहले हेडक्वार्टर पाकिस्तान में था और अब भारत में आ गया है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। फिर एक और, जब मैनेज बैंक को करने लग गए तो भारतीयों में और उत्सुकता बढ़ी, क्षमताएं बढ़ी, और ये हुआ 1911 में। 1911 में एक बैंक स्थापित हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विशेषता क्या थी कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 100% स्वदेशी बैंक। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चालू किया, उससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्वदेशी बैंक स्थापित हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, 100% कैपिटल यानी पूंजी और मैनेजमेंट, हंड्रेड परसेंट पूंजी और 100% मैनेजमेंट किसका, भारतीयों का। इसलिए अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पहला स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या पहला स्वदेशी बैंक कब स्थापित हुआ, 1911 में। इसका स्थापित करने वाले कौन थे, सर फिरोज शाह मेहता और सर सोहराबजी पोखनवाला। ये दोनों जो पारसी थे, इन्होंने इन बैंकों की स्थापना की। और पारसी कम्युनिटी का भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो दादा भाई नेहरू हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इकोनॉमिक में हम देखें तो टाटा, हाउस ऑफ टाटास जो है वो सर जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया।
फिर गोदरेज हाउस है, ये मिस्त्री वाला है। मतलब इन लोगों ने तो बैंकिंग में भी जो पहला स्वदेशी बैंक है, 100% भारतीय कैपिटल, 100% भारतीय मैनेजमेंट, वो बैंक स्थापित हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बना? 1911 में। यहाँ एक क्वेश्चन और जो आपके एग्ज़ाम में भी कभी आ सकता है, एग्ज़ाम में नहीं हो, कभी मान लीजिए आप केबीसी में जा रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, गांधी जी ने कौन से बैंक का उद्घाटन किया था? महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ द नेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी आ जाए तो अपने नॉलेज में रखिए। 1919 में एक बैंक बना जिसका नाम था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसको स्थापित किया था सीताराम जी सेकसरिया ने। इस बैंक का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने अपने जीवन में एक ही बैंक का उद्घाटन किया और वो बैंक थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक ध्यान रखिएगा, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई गांधी जी ने कौन सी बैंक का उद्घाटन किया, या गांधी जी के साथ कौन से बैंक का हम नाम जोड़ सकते हैं, उसका उद्घाटन किया था गांधी जी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1919 में। यहाँ एक और जो क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला बैंक कौन सा था जिसमें भारत के बाहर अपनी शाखाएं खोली? तो उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक, जिसने 1946 में लंदन में अपनी शाखाएं खोली थी। यानी भारत का कौन सा बैंक जिसने भारत के बाहर पहली बार अपनी ब्रांच खोली, शाखा खोली, वो था इंडियन बैंक। कब? 1946 में। और कहाँ खोली? लंदन में। तो ये हमारे बैंकों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बैंकिंग हिस्ट्री का, कि भारत में किस तरह से बैंक डेवलप हुए और प्री इंडिपेंडेंस में किस तरह से उन्होंने ग्रोथ किया। अब हमने ये देखा कि हमारा सेंट्रल बैंक बन चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, बैंकों का लाइसेंस दे रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो बैंक होते हैं वो दो तरह के बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट करता है या लाइसेंस देता है। एक को हम कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक और दूसरे को हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक। यानी बैंकों को मोटा मोटी दो कैटेगरी में विभाजित कर दिया, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। अब सबसे पहले हम नॉन शेड्यूल बैंक को ही समझ लेते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है सूचीबद्ध। तो रिजर्व बैंक की जो सेकंड शेड्यूल है, जिसमें बैंकों की स्थापना और उसका बताया गया है, तो जो उस सूची में नहीं है, यानी कि नॉन शेड्यूल बैंक्स इन इंडिया आर नॉट लिस्टेड अंडर द शेड्यूल सेकंड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और हमने तो पढ़ा है कब आया था? 1934 में। यानी कि जो लिस्टेड नहीं है सेकंड शेड्यूल में, वो सारे बैंक हो गए नॉन शेड्यूल बैंक। और आज भारत के मोस्टली जो सारे बैंक हैं वो शेड्यूल बैंक हैं। और पहले आज से 20-25 साल 30 साल पहले बैंक अपने नीचे लिखते हुए थे शेड्यूल बैंक या नॉन शेड्यूल बैंक। अब ये लगभग ऐसा हो गया कि ज़्यादातर बैंक हमारे शेड्यूल बैंक ही हैं। शेड्यूल बैंक नहीं है, नॉन शेड्यूल बैंक है, तो उनकी सबसे बड़ी उनको छूट क्या मिलती है? CRR, यानी जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो हर शेड्यूल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। नॉन शेड्यूल बैंक को ये छूट है कि वो CRR अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एक बात उनको फ़ायदा मिल गया। लेकिन दूसरा क्या है कि जो भी RBI उनको
स्पेसिफिक गाइडलाइंस देगा वो उनको पालन करना पड़ेगा। यानी कि वो बैंक भी आरबीआई की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंडर ही आएंगे। आरबीआई उनको गाइडेंस दे सकती है, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है और उनको वो पालन करनी पड़ेगी। तो उनको एक छूट मिल गई कि भाई सीआरआर खुद मेंटेन करो, लेकिन जो आरबीआई की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है उनका उनको पालन करना पड़ेगा। तीसरी चीज कि उनकी जो रिजर्व कैपिटल है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर 5 लाख से ऊपर हो गई तो फिर आप नॉन शेड्यूल बैंक में नहीं रहोगे। आज आपको लगेगा 5 लाख तो साहब क्या है, मतलब कोई एकदम चने ममरे जैसी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1934 की, आज से लगभग 90 साल पहले। और 90 साल पहले के 5 लाख आज के 5,000 करोड़ के बराबर हम मान सकते हैं। यानी कि 3 चीज़ें हो गई नॉन शेड्यूल की। पहला कि वो जो सेकंड शेड्यूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में उसमें शामिल नहीं है। दूसरा, वो सीआरआर खुद रख सकता है। तीसरा, 5 लाख से कम उसकी जो है वो रिजर्व कैपिटल होनी चाहिए, जो पूंजी है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। और चौथा, जो उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, वो इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जो बैंकों में आपसी वित्तीय लेन देन होते हैं, एक दूसरे को पैसा देना, पैसा लेना, डिपॉजिट करना एक दूसरे को, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसमें, और चेक क्लियरिंग फैसिलिटी में, इन दोनों में वो बैंक भाग नहीं ले सकता। यानी नॉन शेड्यूल बैंक एक तरह से आप समझ लीजिए कि लोकल लेवल पे काम भले ही कर ले, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। क्यों? कि वो इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसका अलाउ नहीं है, क्लियरिंग फैसिलिटी अलाउ नहीं है चेक की, तो फिर वो बाहर के दूसरे बैंकों से काम कैसे करेगा। तो ज़्यादातर ये जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो लोकल लेवल पर ही काम करते हैं। और आरबीआई के हिसाब से 11 नॉन शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 1500 नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो जनरली जो ये नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ही हैं, क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक होंगे उनको तो चेक क्लियरिंग फैसिलिटी भी चाहिएगी, उनको इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी चाहिएंगे। तो इसके लिए 11 नॉन शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और 1500 नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भारत में आज की तारीख में नॉन शेड्यूल बैंक हैं। जैसे बड़ौदा सिटी कोऑपरेटिव बैंक, अब ये बड़ौदा लोकल ही करती है, बड़ौदा सिटी में ही है। बेंगलोर सिटी कोऑपरेटिव बैंक, कोल्हापुर सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। यानी कि ये जो नॉन शेड्यूल बैंक हैं, ये बैंक जो हैं वो लोकल एरिया में ही अपना अपना काम करते हैं। अब हम बात करेंगे शेड्यूल बैंक की। शेड्यूल्ड बैंक से, जैसा कि मैंने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 क्लॉज 42 शेड्यूल सेकंड में जो बैंक हैं शेड्यूल जो सेकंड है उसमें जो बैंक हैं उन बैंकों को, क्षमा कीजिए, उन बैंकों को जो लिस्टेड हैं उन बैंकों को हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। नॉन शेड्यूल में हमने देखा था मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, 5 लाख से कम, और इसके लिए वर्ड यूज है मस्ट हैव, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स होना चाहिए। उन बैंकों को ही शेड्यूल बैंक में लिया जाएगा। शेड्यूल बैंक का सबसे ज़्यादा फायदा क्या? असेस टू करेंसी चेस्ट। अभी करेंसी चेस्ट समझिए। करेंसी चेस्ट का मतलब हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे उसके खुद के ऑफिसेज है वहाँ पे वो, और जहाँ खुद के उसके ऑफिसेज नहीं है वहाँ पे स्टेट बैंक के थ्रू एक बैंक को
ये अधिकार देता है कि वो अपने वहाँ पे करेंसी रखे, और जिस बैंक को लोकल एरिया में जब करेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेट बैंक से या रिजर्व बैंक से कैश करेंसी मंगवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं करेंसी चेस्ट। तो जो शेड्यूल बैंक है वो करेंसी चेस्ट की जो फैसिलिटी है लोकल लेवल पे, उसका वो यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, उनको ये अधिकार है कि वो जो क्लियरिंग हाउस है चेक क्लियरिंग के लिए, उनके वो मेंबर होते हैं। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रीफाइनेंस फैसिलिटी का उनको फ़ायदा मिलता है। रीफाइनेंस फैसिलिटी ऐसे समझिए आप कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स निकाले और वो बैंक ने खरीदे। कुछ समय बाद बैंक को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक क्या करेगा, जो बैंक से बॉन्ड उसने लिए थे रिजर्व बैंक से, वो रिजर्व बैंक को वापस देके उनके ऊपर रीफाइनेंस करा लेगा। मान लीजिए कुछ बैंकों ने बिल डिस्काउंटिंग की है, कोई कॉर्पोरेट हाउस के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। अब बैंक क्या करेगा, उसको जब पैसे की ज़रूरत है तो वो जो बिल डिस्काउंट किए थे, उन डिस्काउंट किए हुए बिलों के ऊपर रिजर्व बैंक से उसको रीफाइनेंस करवा लेगा। तो शेड्यूल बैंक को ये फैसिलिटी होती है कि वो इसको रीफाइनेंस करवाने की फैसिलिटी उसको अवेलेबल होती है। अब शेड्यूल बैंक भारत में कितने तरीके के हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इसके नाम से ही है, व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। और भारत में जितने हमारे बैंक हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और कोई भी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कॉमर्शियल बैंक एक तरह से रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि ये कॉमर्शियल बैंक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉरपोरेट हाउसेस से भी संबंध रखते हैं, और जो एक आम नागरिक है, जो एक कॉमन मैन है, रिटेल इन बैंक का है अकाउंट होल्डर, उससे भी ये बैंक ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए कॉमर्शियल बैंक बैंकिंग व्यवस्था में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कॉमर्शियल बैंक में मेजॉरिटी ऑफ द बैंक कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक आपसे पैसा लेते हैं, आपको लोन देते हैं, आपके जो दूसरा रिटेल बैंकिंग का काम है वो करते हैं, आपको एज ए इन्वेस्टर एडवाइस करते हैं, आपको जो ये होम लोन होते हैं, आपके रिटेल लोन होते हैं, एजुकेशन लोन होते हैं, ये सब लोन देने का काम कौन करते हैं, कॉमर्शियल बैंक करते हैं। कॉमर्शियल बैंक को और दो सेक्टर्स में बांटा गया। भारतीय बैंक, यानी कि जो बैंक भारत में स्थापित हुए हैं, भारतीय कानून के अंतर्गत स्थापित हुए हैं, उनको बोला गया इंडियन बैंक्स, भारतीय बैंक्स। और दूसरे हैं फॉरेन के बैंक्स, यानी कि जो बैंक स्थापित हुए हैं विदेशी कानून के अंतर्गत, विदेशी जो बैंकिंग अधिनियम है उनके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हुए हैं, और उन्होंने भारत में अपनी ब्रांच खोली है, जैसे सिटी बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। ये सब क्या है, ये विदेशी बैंक है और इन्होंने भारत में अपनी ब्रांच खोली है। इंडियन बैंक्स यानी जो भारत में स्थापित, भारतीय कानून के अंतर्गत स्थापित, वो बैंक है इंडियन बैंक। अब ये इंडियन बैंक भी अगेन दो भागों में विभाजित हो गए। एक हो गए पब्लिक सेक्टर या नेशनलाइज बैंक, यानी वो बैंक जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यानी कि वो बैंक जिनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यानी कि ग्रेटर देन 50%, हमको पता है 50% के ऊपर आती सरकार बन जाती है, और 50% के ऊपर पूंजी आपके हाथ में है तो बैंक को आप ही चलाएंगे। यानी कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक वो बैंक हुए जिनकी 50% या उससे अधिक शेयर होल्डिंग किसके पास है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पास। जैसे हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब जो बड़े बड़े बैंक हैं सारे क्या हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक है। या ये ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर और एक दूसरा वर्ड हुआ नेशनलाइज बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक उनके लिए यूज़ किया जाता है जो बैंकों की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के एक्ट से की, और उसमें नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और नेशनलाइज बैंक वो बैंक हैं जो स्थापित तो हुए थे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उनकी शेयर होल्डिंग ले ली, स्वयं ले ली। जैसे बीओबी, पीएनबी, ये सब प्राइवेट सेक्टर में स्थापित हुए। हमने देखा पीएनबी 1894 में लाला लाजपत राय और उन लोगों ने स्थापित की। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्थापित की। लेकिन इनके मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ने 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, तब ले लिए। तो इनको कहा गया नेशनलाइज बैंक और इनको कहा गया पब्लिक सेक्टर बैंक। लेकिन दोनों में यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब तो क्या हैं? सरकारी बैंक हैं। क्या हैं? सरकारी बैंक है। क्यों? कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसके पास है? सरकार के पास है। अब इसमें दूसरा इंडियन बैंक में एक और आ गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो नेशनलाइज बैंक पब्लिक सेक्टर में देख लिया कि सरकार के पास मेजॉरिटी है, सरकारी बैंक हो गए। प्राइवेट मतलब निजी, निजी क्षेत्र के बैंक, यानी कि जिनकी पूंजी किसके पास है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के पास है, प्राइवेट लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। और वो मैनेजमेंट रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्राइवेट लोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, ये जो सारे बैंक हैं, आईडीएफसी बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की भूमिका नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है, बैंकों को वो मॉनिटर करेगा, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही रहेगा। यानी कि दो तरह के बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आ गया जिसमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 50% या उससे ज़्यादा। और प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं है, पैसा किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो वो हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक। तीसरे तरह के बैंक हैं रीजनल रूरल बैंक। इसके नाम से ही पता चलता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो एक गांवों का देश था, इंडस्ट्रीज कम थी और ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए एक स्पेशलाइज बैंक बनाए गए जिनका नाम दिया गया रीजनल रूरल बैंक। इनका डिटेल हम अध्ययन बाद में करेंगे, लेकिन एक ये समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में इनको डेवलप करने के लिए इनकी स्थापना की गई। उसके बाद बैंक बने स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके नाम से ही है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, छोटे छोटे लोगों को बढ़ावा देना है, सेल्फ फाइनेंस के हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा देना है, वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंक स्थापित किए गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि लोगों को छोटे छोटे ऋण देते थे और वो ऋणों को वापस लेके वो बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोगों की भागीदारी बढ़े, उसके लिए इन बैंकों को स्थापित किया गया। जो एक सपना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लोगों की बढ़े, उसके लिए स्थापित किए गए स्मॉल फाइनेंस बैंक।
उसके बाद हमारा आता है पेमेंट बैंक। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 2014 के बाद जो विभिन्न तरीके के जो उपाय काम में लिए गए, उसमें एक आता है पेमेंट बैंक। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से, अपने मोबाइल से बैंकिंग सर्विसेज प्राप्त करें, तो पेमेंट बैंक स्थापित हुए। अब इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है पेटीएम। मोबाइल पे आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए और पेटीएम से आप पेमेंट कर लीजिए, पेटीएम से आप पैसा भी मंगवा लीजिए। तो ये आपके एक मोबाइल पे हो गया, फिजिकली कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जीपे हमारा हो गया। जीपे में क्या है कि आप पेमेंट मंगवा भी लीजिए, पेमेंट कर भी दीजिए। यानी कि ये पेमेंट बैंक भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। पोस्ट ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस का क्या उपयोग हो सके, तो उनको उन्होंने पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो हर क्षेत्र में, छोटे छोटे गाँवों में डाकघर तो थे ही, वो अब डाकघर जो है एक तरह से पेमेंट बैंक का काम करने लग गए। तो यानी कि हमारे भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, रिमोट एरिया में भी बैंकिंग पहुंच गई। उसके बाद हमारे आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव मतलब सहकार, एक दूसरे को सहकार करके मिलजुल कर आगे बढ़ना। तो इसीलिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। और इनका भी प्रमुख काम क्या रहा कि भाई आप जो सेक्शन डेवलप नहीं हुए हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, एग्रीकल्चर हैं, या मान लीजिए जिस ट्रेड को बढ़ाना है, तो उनके लिए आप लोग मिलें और एक पर्पज के लिए बैंक की स्थापना करें। इसके भी 3 भाग हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि एक लोकल एरिया में काम करता है, स्थानीय स्तर पर। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो एक राज्य के स्तर पे काम करता है। और तीसरा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि मल्टी स्टेट, 1 से 2 राज्यों में काम करता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है? जो विकास का कार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, उनमें कैपिटल भी बहुत लगती है और उनका रीपेमेंट बहुत लॉन्ग पीरियड में आता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक बंदरगाह को डेवलप करना है, पोर्ट को, तो वो पोर्ट बनने में बहुत साल लगते हैं, पैसा उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और उसका रीपेमेंट भी लंबे समय तक उसका जो है प्रतिफलन मिलता है। रेट ऑफ जो रिटर्न है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए होती है। तो एक स्पेसिफिक काम के लिए डेवलपमेंट बैंक बनाए गए। जैसे हमारा आईडीबीआई था, आईडीएफसी था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईसीआईसीआई था, सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारे बैंक क्या हैं? डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो स्थापित हुए थे बैंक, वो बैंक हैं ये सब। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंकों की। कॉमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइडेड सर्विसेज लाइक लोन्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट ETC टू इट्स कस्टमर। यानी कि कॉमर्शियल बैंक कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उसको चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको व्यापार करना है, आप करेंट अकाउंट खोल लीजिए। आपको छोटी छोटी बचतें करनी है, सेविंग बैंक अकाउंट खोल लीजिए। आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। यानी कि ये बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बहुत सारी सर्विसेज देता है। आपको लोन भी देता है आपके काम के लिए, और जो डिपॉजिट्स लेता है वो इंडिविजुअल को पैसा देके उससे इंटरेस्ट अर्न करता है। ये कॉमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा काम है। और ये पर्सनल लोन भी देते हैं, एजुकेशन लोन, कार लोन, जो रिटेल लोन्स हैं, हाउसिंग के लिए लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि ये हमारी बैकबोन है।
कॉमर्शियल बैंक को हम इंडस्ट्री का बैकबोन भी कह सकते हैं, इकोनॉमी का बैकबोन भी कह सकते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक का एक बहुत बड़ा काम है। और हमारे जितने बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं। देखिए इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, these loans from the money deposited by their customer in different types of accounts, they use the deposit as capital for providing loans। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में भी कहा था कि बैंकिंग के लिए ज़रूरी है कि बैंक डिपॉजिट ले और उस डिपॉजिट को एज ए लोन दे। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट्स ले रही है और उस डिपॉजिट जो आता है उससे लोन देती है, और जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो बैंक की कमाई है। कॉमर्शियल बैंक्स आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री बिकॉज दे हेल्प इन क्रिएटिंग कैपिटल, क्रेडिट एज वेल एज लिक्विडिटी इन द मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल बैंक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस और एक रिटेल जो कस्टमर है उन सब के बीच में काम करता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी लानी है तो बैंकों के थ्रू आएगी, यानी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। मार्केट से डिपॉजिट्स आनी है तो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू आएगी। आदमी अपना अकाउंट खोलेगा, चाहे स्मॉल अकाउंट हो, जनधन अकाउंट हो, बेसिक बैंक अकाउंट हो, वो सब कॉमर्शियल बैंक में खोला जाएगा। यानी कि ये जो अकाउंट है कॉमर्शियल बैंकों का काम, ये एक बहुत वास्ट है। और वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, कोऑपरेटिव हाउस, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और एक रिटेल डिपॉजिटर, आम आदमी, इन सब के मध्य काम करता है। और ये जैसा कि हमने देखा, पेमेंट बैंक में आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बैंक फिजिकली होते हैं। हफ्ते में 6 दिन खुले रहते हैं, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, बाकी दिन खुले रहते हैं, काम करते हैं। और ये बैंक आजकल ऑनलाइन भी फैसिलिटी देते हैं। यानी कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑपरेट करते हैं, और एक ये इकोनॉमी की बैकबोन है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा बैंक है। भारतीय महिला बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी 2013 में, वो गवर्नमेंट के फंड से ही हुई थी 100%, वो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पूरे ही भारत के सरकार के हैं तो वो सारे ही गवर्नमेंट का बैंक है। 19 नेशनलाइज बैंक, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन पहले हुआ, 6 बैंकों का सेकेंड फेज में हुआ। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में और 6 बैंकों का हुआ 1980 में। तो ये टोटल हो गए 20। उसमें से 1993 में बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया पीएनबी में, तो बाकी बच गए -1 करेंगे तो बाकी बच गए 19। तो ये 19 नेशनलाइज्ड बैंक हो गए। फिर डेवलपमेंट बैंक, जैसा कि मैंने बोला आईडीबीआई था, आईडीबीआई, सिडबी, ये सारे बैंक जो थे वो डेवलपमेंट बैंक थे, वो सारे गवर्नमेंट के थे। तो ये डेवलपमेंट बैंक, तो ये सारे जो मिलके हैं इनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी कि मोटा मोटी एक चीज़ समझ लीजिए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रेटर देन 50% कैपिटल है, वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की।
क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे पुराना बैंक है। और जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। ये हमने देखा कि पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे और 1 जुलाई को इसको क्या कर दिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया और इंपीरियल बैंक का नाम बदल के बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहां पे एक जो क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, कौन से बैंक को बदल के बनाया गया, और तीसरा ये गोरवाला कमेटी जो थी इन्होंने रिजर्व बैंक को सिफारिश की, गवर्नमेंट को सिफारिश की और इसको बनाया गया भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक। इसकी एक पृष्ठभूमि समझिए आप कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और उस वक्त जैसा कि मैंने बोला एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, भारत गांवों में बसता था, तो जो कॉमर्शियल बैंक्स थे वो कोई गांव में जाने को तैयार नहीं थे, वो एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, वो डेवलपमेंट वर्क के लिए लोन देने को तैयार नहीं थे। क्यों? कि उसमें से रेट ऑफ रिटर्न कम था, जोखिम ज़्यादा थे। तो गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो रही थी कि वो किस तरह से डेवलपमेंट वर्क करे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उस वक्त का सबसे बड़ा बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसी बैंक को अपने हाथ में ले लिया, अपने हस्तक में ले लिया और गोरवाला कमेटी ने इसकी सिफारिश की और इसका नाम बदल के कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जहाँ जहाँ इंपीरियल बैंक की ब्रांचेस थी वहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट की एक बैंक स्थापित हो गई।